वन वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे एनसीईआरटी मल्हार का लास्ट चैप्टर है और ये कंप्लीट होने के बाद हमारी रिवीजन क्लास होगी, जिसमें 13 के 13 चैप्टर के बारे में अच्छे से बस इनकी समराइज करके इनके पॉइंट को बताया जाएगा और एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे वो बताए जाएंगे और आपकी इससे जो 13 चैप्टर हमने किए हैं सभी की सभी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 13। इसका नाम है पेड़ की बात। और ये गद्य की कौन सी विधा है, मैं हर बार बताती हूँ कि गद्य की विधा आपको 100% याद रखनी है। तो ये गद्य की विधा में निबंध है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। कुल मिलाकर आपको इसके विषय के बारे में बता दूं। इसके बारे में एक पेड़ के बारे में बताया गया है कि वो कैसे इंसान की तरह जीवित रहता है और कैसे अपने कार्य को का पूरे जीवन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बीज से लेके और उसके मतलब अंतिम दिनों तक का यहाँ पर वर्णन किया गया है पेड़ का। कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे वो मतलब प्रजनन वगैरह करते हैं, सभी का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे, ठीक है। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इस तरह महीना दर महीना बीत गया। सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत में 1-2 दिन पानी बरसा। जैसे वसंत आया था अभी लास्ट मंथ, तो उसके बाद क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है। जो धरती के नीचे बीज दबे हुए हैं, वर्षा ऋतु आने के बाद वो क्या है, अंकुरित हो जाते हैं। नए मतलब अंकुरित होना मतलब नया जन्म ले लेते हैं, पौधे बन जाते हैं वो। अब छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, ठीक है। वर्षा ऋतु आने के बाद अंकुरित हो जाते हैं, तो वो क्या है, अब उनको छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो। जैसे कोई बच्चे को आवाज लगा रहा हो, तो वर्षा ऋतु के बाद पौधों को ऐसी आवाज लगाई जाती है कि जैसे और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, मतलब आप उग जाओ। सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। बीज का ढक्कन मतलब बीच में से फूट गया, तो उसको बोला गया ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकल गया। जैसे आपने बचपन में कभी देखा होगा, पेड़ जन्म लेता है तो क्या होता है, जो बीज होता है ना, उसके बीच में से 2 पत्तियां निकलती है, मैंने तो देखी है, ठीक है। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। एक जो अंश था उसका एक मजबूत माटी में गड़ गया और दूसरा अंश माटी बेधकर ऊपर की ओर आ गया। जो क्या होता है, एक नीचे जड़ बन जाता है और ऊपर वाला पार्ट है जो ऊपर आ जाता है। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। इसमें मतलब ये बताया गया है जैसे कोई छोटा बच्चा अपना सिर उठाकर दुनिया को देखता है, वैसे ही जो बीज है उसमें से जन्म लिया हुआ पौधा है वो ऐसे ही दुनिया को ऊपर उठकर देखता है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, मतलब बीज से जो निकलने के बाद एक अंश तो कहा माटी के अंदर प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़। और दूसरा अंश ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसको क्या कह देते हैं, तना, और इसको कह देते हैं जड़, ठीक है। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलते हैं। आपको सभी को पता है कि 2 ही भाग होते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की। अभी पेड़ को हम किसी भी स्थिति में रख लें तो पेड़ पौधों में क्या होता है, जड़ अपने आप नीचे आ जाती है और तना अपने आप ऊपर चला जाता है। एक गमले में पौधा था, तो क्या यहाँ पर एक गमले का उदाहरण दिया गया है। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। तो यहाँ पर क्या किया, परीक्षण मतलब उसने चेक करने के लिए कि कुछ दिन गमले को औंधा मतलब उल्टा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गमले को उल्टा कर दिया। तो उसको करने के बाद भी क्या हुआ, पौधे का सिर नीचे की तरफ हो गया, लटका रहा, और जड़ ऊपर की तरफ कर दी और रही। 2 दिन बाद क्या देखा कि जैसे पौधे को सब वेद मालूम हो। तो उसने 2 दिन बाद क्या देखा कि पौधे को जैसे सब मालूम हो, उसकी सब पत्तियां और टहनियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गई। तो उसने क्या किया था, गमला के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, उन्होंने गमले को औंधा कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे पत्तियों को पता हो कि हमें ऊपर की तरफ ही जाना है, तो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ बढ़ गई, उठ गई और जड़ घूम कर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। हाँ, हमारे यहाँ जैसे क्या करते हैं, मूली काट कर बो देते हैं।
तो क्या करते हैं, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, थोड़े दिन क्या वो मुरझा के नीचे की ओर गिर जाते हैं। जो हम पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ रहते हैं। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर अपने आप उठ जाएंगे। कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो पत्ते हैं और फूल हैं जड़ पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वो केवल दूध पी सकते हैं। कि जैसे हम भोजन करते हैं पेड़ भी वैसे ही भोजन करते हैं। जैसे हम हमारे दांत हैं, हम कठोर चीजें खा सकते हैं। जिसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत नहीं होते, वो इसलिए केवल दूध पीते हैं। पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों के दांत नहीं होते तो वो क्या करते हैं, तरल द्रव्य जो हमें वाटर हो गया है ना, इससे और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। ठीक है, जब हम पानी गिरते हैं और जो इनकी जड़ में मिट्टी होती है उससे क्या करते हैं, ये अपना मतलब खाने बनाने की जो इनकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। जैसे हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, तो वैसे ही पेड़ भी मर जाएंगे। सूक्ष्म दर्शी होता है माइक्रोस्कोप में अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप में हर चीज को मतलब छोटी चीज को बड़ा बड़ा देखा जा सकता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। यदि हम पेड़ की जड़ को सूक्ष्मदर्शी के साथ देखेंगे ना, मतलब पौधा होना चाहिए, पेड़ नहीं। ठीक है, तो कि पेड़ों में हजारों हजारों नल हैं, छोटी छोटी क्या है, नालियां हैं। यदि आपने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक एक विसल होती है, उसमें विसल बोलते हैं साइंस में। तो विसल में एक एक विसल होती है, तो वो क्या करती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ पेड़ का क्या है वो खाना लेके जाती है। ठीक है, रस लेके जाती है नालियों में। तो इन नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो जो पत्ते हैं वो हवा से क्या करते हैं, आहार मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके द्वारा। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। मुंह कहने का मतलब है यहाँ पर, यदि आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो टीनी होल होते हैं या फिर उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे टीनी होल होते हैं, तो उनके द्वारा ही या क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। अनगिनत होठ मतलब छोटे छोटे डॉट होते हैं, उनको बोल रहे हैं। जब हम आहार करने की जरूरत न हो तो दोनों होठ बंद हो जाते हैं, मतलब जो अंदर टीनी होल्स होते हैं, इनके छोटे छोटे होल होते हैं, वो बंद हो जाते हैं जब इनको खाने की जरूरत नहीं होती है। जब हम श्वास मतलब सांस लेना और प्रश्वासन मतलब बाहर निकालना ग्रहण करते हैं, तब प्रश्वासन के साथ एक प्रकार की विषायुक्त वायु बाहर निकलती है। यहाँ पर वही प्रोसेस बताई गई है कि जैसे जब हम सांस लेते हैं तो एक मिनट, यहाँ पर वही बताया गया कि जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वहां पर यही बताया गया, प्रश्वास के साथ हम एक प्रकार की विषायुक्त वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसे अंगारक कहते हैं। अंगारक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों का सेवन करके नष्ट हो जा सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधों उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। जो जीव जंतुओं के लिए तो जहर है कार्बन डाइऑक्साइड, यदि अपने अर्थ के ऊपर इसको सेव करेंगे तो ये मतलब अच्छी नहीं है, इससे जीव जंतु मर सकते हैं। पर पेड़ क्या करते हैं, इस जहरीली गैस को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तब पत्ते सूर्य के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं। तब क्या करते हैं, जब सूर्य की रोशनी पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे जब सूर्य की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो क्या करते हैं, अंगारक वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देते हैं, मतलब उसको खंडित कर देते हैं, उसमें से वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। तो पेड़ों के लिए क्या है, धूप बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों को सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि
की किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। कुल मिलाकर कहें तो ये साइंस का चैप्टर लग रहा है, जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ना, उसको हिंदी में डाला गया ताकि बच्चे अच्छे से उस प्रोसेस को समझ लें। यदि खिड़की के पास गमले को रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। वन अरण्य, अरण्य मतलब जंगल में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे होड़ में सचेत हैं। इस होड़ में सचेत है कि कौन जल्दी सिर उठाकर पहले प्रकाश को ही झपट लेगा। जो जंगल के अंदर देखते हैं कि सभी छोटे बड़े पेड़ पौधे सिर उठाकर कि पहले प्रकाश को लेने की कोशिश करते हैं। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने, जो बेल लताएं होती हैं छाया में पड़ी रहती हैं, प्रकाश के अभाव में क्या है, मर जाएंगी। इसलिए वे पेड़ पौधों पर लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती है। आप कोई भी बेल को देख लो, वो क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ के ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पल्लवित मतलब उभरते हैं। ठीक है, तो उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे के रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जो सूरज की किरणें हैं, इनके अंदर जाकर बंधी हुई है। ईंधन जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, जैसे हम ईंधन जलाते हैं और बाहर जो मतलब तपत निकलती है और प्रकाश निकलता है, वह सूर्य की ऊर्जा ही है। वो क्या निकलती है, वो सूर्य की ऊर्जा ही निकलती है ईंधन को जलाने से। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल में है। जो पेड़ पौधे हैं समस्त हरियाली प्रकाश को हथियाने के जाल में ही है। आप खुद देखो, जो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब क्या करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। हम जो सूर्य जो होता है, जो सनलाइट होती है, वाटर होता है और क्लोरोफिल होता है, और इसके द्वारा वो अपना खाना तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सभी पेड़ पौधों के अंदर तो प्रकाश विद्वान, सूर्य की ऊर्जा विद्वान होती है। तो पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित होता है, जो भी पेड़ पौधे खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो जीवित रहने के लिए अपना खाना बनाते हैं ना, तो वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। जो उसके अंदर जो सूर्य का प्रकाश होता है, ऊर्जा होता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी गाय भैंस पशु होते हैं उनके अंदर भी क्या चली जाती है, विटामिन डी लगा लो, या जो सूर्य का ऊर्जा है वो चली जाती है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम बच नहीं सकते। ठीक है, यदि अनाज या सब्जी नहीं खाएंगे तो हम बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित रहते हैं। जो सब्जी वगैरह दाल होती हैं, तो ये पौधे ही तो होते हैं ना, इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके द्वारा ये खाना बना के हमें, फिर उसके द्वारा ही हमें जो सूर्य की जो मतलब थोड़ा बहुत वो होती है ना विटामिन डी, वो पेड़ सब्जियों से दालों से मिलता है। कोई एक पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र होते हैं। कोई भी पेड़ मरने से पहले क्या होता है, अपनी संतान छोड़ के जाता है। बीज ही उनकी संतान होती हैं। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ की फूल पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार किया जाता है। जो बीज की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे पर आप सभी देखते हैं कि उनके ऊपर कोई भी प्लांट हो, चाहे उसके ऊपर क्या आता है, फूल आता है, और फूल के अंदर वो क्या करते हैं, अपना बीज तैयार करते हैं। फूलों से आच्छित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल के बहाने से वह स्वयं हंस रहा हो। जैसे वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि फूल के बहाने से ऐसे लगता है पेड़ जैसे स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है भी, जितना फूल सुंदर है उसे और सुंदर चीज क्या है, जरा सोचो। तो पेड़ पौधे तो मटमैली मिट्टी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर भी अपरूप उपदान से किसी तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। भी पेड़ देखो कितनी मटमैली मिट्टी है, उससे अपना खाना तैयार करते हैं और कार्बन अंगारक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, फिर भी कितने सुंदर फूल खिलाते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श होने से लोहा भी सोना बन जाता है। जो हमारे बचपन में कहानी सुनी है, जिसके स्पर्श करने से क्या होता है, जो पारस होता है उसको मतलब जो भी स्पर्श करते हैं तो लोहा भी सोना बन जाता है। मेरे विचार में मेरी माँ की ममता ही वह मणि है। वो कहता है कि मेरे विचार में तो मेरी ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर करते ही फूल खिल उठते हैं। जब वो अपने बच्चे पर क्या करती है, अपना प्रेम बरसाती है, तो ऐसे लगता है जैसे फूल खिल उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार फूल बन गए हों। जैसे माँ का प्यार पाते ही ऐसा लगता है जैसे माटी व अंगार क्या बन गए, फूल बन गए। माँ का प्यार पाने के बाद पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। जैसे हमें पेड़ पर फूल को देखकर हमें खुशी होती है, तो
पेड़ भी प्रफुल्लित होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं, उसी प्रकार फूल की बहार छोड़ने पर पेड़ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते होंगे। जैसे कि भी खुशी में हम अपने परिजनों को बुलाते हैं, तो ये भी अपनी खुशी में बंधु बांधवों को बुलाते होंगे, स्नेह सिक्त वाणी से पुकारते होंगे। यहाँ पर पेड़ पौधे बुलाने की प्रक्रिया को यहाँ पर वर्णन किया गया कि पेड़ पौधे कैसे बुलाते होंगे। कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। तो ये पेड़ पौधे क्या है, अपने सगे संबंधियों को बुला रहे हैं। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, तो इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। तो कवि कह रहा है कि मैंने अपने पेड़ ऐसे अपने परिजनों को ऐसी आवाज देके बुलाते होंगे कि कहीं वो रास्ता ना भूल जाए, इसलिए हर पेड़ पौधे के फूल और रंग बिरंगे फूल होते हैं ताकि वो अपना रास्ता ना भूल सके। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर तक देख सकोगे, कि जो पेड़ पौधों के ऊपर पंखुड़ियां ये आप दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता रही है। यहाँ पर कहने जो मधुमक्खी है और तितली है, वो वृक्ष के चिरकाल मतलब बहुत पुराने समय से, घनिष्ठता मतलब गहरा संबंध रहा है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। वो क्या, दल बल मतलब पूरे दल के साथ फूल को देखने के लिए आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। जो कुछ पतंगे होते हैं वो दिन में पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, ताकि क्योंकि उनको पक्षी खा लेते हैं, इसलिए रात के अंधेरे में वो छिपकर बाहर आते हैं। शाम होते ही बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। शाम को क्या करते हैं, फूल उनको जो कीट पतंगे उनको बुलाने के लिए अपनी खुशबू है उसको छोड़ देते हैं, फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, और जो अपने फूल, मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। जो मधुमक्खी होती हैं और तितली होती हैं, हमने देखा होगा कि फूलों के अंदर ऐसे बैठी रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो मधु का पान करते हैं, जो इसको हम शहद बोलते हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। जो मधुमक्खी आती है ना, उससे क्या होता है, वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। पराग कण क्या होते हैं, जहां पर ये मक्खी बैठी है ना, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट होते हैं, इनको बोलते हैं पराग कण। मधुमक्खी एक फूल पर पराग कण दूसरे पर ले जाती है। जो मधुमक्खी बैठती है ना, एक फूल के पराग कण एक फूल से दूसरे फूल ले जाती है। पराग कण के बिना बीज नहीं पक सकता। ये पराग कण है ना, जो इनके बिना क्या है, बीज नहीं पक सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। जो अपने शरीर का जो भी रस होता है उसको क्या करता है, उसको पोषण देके उसका अपनी जिंदगी के, अपने शरीर का रस पिलाकर बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, क्योंकि अब उसके मतलब बीज हो गया है, मतलब बच्चे हो गए हैं। अब उसको अपनी जिंदगी से कोई मोह माया नहीं रहा है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो बीज है यहाँ पर वृक्ष की संतान है, तिल तिल करके मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा करके जो कुछ भी अपने बच्चों पर लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है। क्षीण मतलब कम हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। जब पहले हवा आती थी तो क्या होता था, वो आगे बढ़ जाती थी। और हवा का जो पर्यायवाची शब्द है वो बयार है, और हवा का तद्भव शब्द भी क्या है, बयार है। और ये अब की बार जो ईएमआरएस है उसमें पूछा गया था। तो हिंदी व्याकरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर हिंदी स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी कई बार ना एग्जाम के अंदर हम लिटरेचर प्रिपेयर करके जाते हैं, बट सभी पूछ लिया हिंदी व्याकरण से जाता है। और यही अब केवीएस और जो ईएमआरएस एग्जाम हुआ है उसमें भी यही हुआ है। तो पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते हैं। तो क्या करते हैं, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। जब पेड़ जवान था तो हवा आगे बढ़ जाती थी और पत्ते हवा के साथ क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा मतलब खेलते थे। अब छोटी छोटी डालियां टाल पर नाचती हैं। छोटी छोटी डालियां ताल पर नाच उठती थी। जब पेड़ मतलब जवान था। अब सूखा पेड़ हवा का आघात नहीं सह सकता। हवा का आघात मतलब हमला नहीं सह सकता। हवा बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। पहले क्या करता था, जब हवा आती थी तो एकदम से आगे बढ़ जाती थी, फूल पत्तियां उनके साथ खेलती थी। पर अब जब हवा आती है तो क्या थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी टहनियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। और इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। और जो इसके लेखक हैं वो जगदीश चंद्र बसु हैं। ये एक वैज्ञानिक है और ये इन्होंने बंगला भाषा में लिखा था। और इसका अनुवाद किसने किया था, शंकर सेन ने किया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्टार लगा लो इसको। अनुवाद किसने किया था, लेखक का परिचय।
टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया आज। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। जो जगदीश चंद्र बसु हैं उनका बचपन कैसे, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है और इनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान और विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखते थे। वो किसके बारे में लिखते थे? जीव विज्ञान के बारे में, भौतिकी विज्ञान के बारे में, जो हम फिजिक्स बोल देते हैं, और विज्ञान कथा में रुचि रखने वाले एक बहुविध विज्ञानी, बहुविध मतलब ज्ञाता थे। उन्हें सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र और प्रजनन प्रणाली होती है। तो किसने सिद्ध किया? जगदीश चंद्र बसु ने किया कि जो पौधे होते हैं इनका भी जीवन चक्र व प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी अन्य जीव रूप के समान है। जो सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया था कि जो पौधे हैं ना वो भी अन्य जीव के समान ही हैं। विज्ञान जैसे विषय का चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले, विज्ञान को क्या किया था? चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित करने की बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। क्या की थी? जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम, सबसे पहले रेडियो तरंगों के द्वारा संचार, जो रेडियो की मतलब वेव होती है उनके द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी अनुवाद शंकर सेन ने किया था, अच्छे से याद रखना। और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और जो हमारी एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपने सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि मैंने हर चैप्टर को अच्छे से व्याख्या करके आपको